हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल में यहाँ पे दिख रहा होगा कि लड़कियों की निर्धारित जो उम्र सीमा थी 18 साल शादी के लिए, उसको बढ़ाने का फैसला लिया गया है कैबिनेट के द्वारा, संघ के कैबिनेट के द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको 21 साल करने की बात कही गई है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें मेन पॉइंट दिख रही होंगी, चर्चा में क्यों एंड व्हाई क्रिटिसिज्म, व्हाट क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, विरोध क्यों और चर्चा में क्यों। तो गाइज, अभी रिसेंटली हाल ही में देखने को यह मिलता है हमें कि यूनियन गवर्नमेंट जो है डिफरेंट न्यूज़पेपर के कटिंग्स आते हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है वो 21 ईयर्स करने जा रही है, ऐसा लिखा जाता है। ये क्या है, गर्ल्स का एज, मिनिमम एज जो है उसको 21 ईयर्स करने जा रही है। डिफरेंट आपको अल जजीरा में भी देखने को मिलता है पोस्ट, उसके बाद यहां पर भी आपको पोस्ट मिलता है। डिफरेंट सेक्शन की अगर हम बात करें तो अलग अलग न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपता है। आज से 3-4 दिन पहले 15 तारीख को ये न्यूज आया, ये कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि हम जो है अब जो आपका जो 18 साल उम्र है उसको हम बढ़ा करके 21 साल करने जा रहे हैं। तो गाइज, इसमें सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि ये जो उम्र का क्राइटेरिया है 18 और 21, ये क्या है, कब लागू हुआ। सबसे पहले हम यहां नजर डालेंगे यहां पे देखिएगा आप, यहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको एक चीज दिख रही होगी, क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने लाया है। पहले तो आप हेडिंग्स को देखिए, व्हाई सेंटर इज पुशिंग फॉर 21 इयर्स एज अ मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन, और क्वेश्चन है आपके पास व्हेन इट वाज इंप्लीमेंटेड। तो पहली चीज की जो एज का क्राइटेरिया अभी हमें जो देखने को मिल रहा है, एज क्राइटेरिया इंप्लीमेंट कब किया गया, एज क्राइटेरिया इंप्लीमेंट कब किया गया, तो आपके माइंड में होना चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये चीजें मेंशन कर दी गई थी कि बॉयज की जो एज रहेगी मिनिमम एज वो होगी 21 और गर्ल्स की जो होगी वो होगी 18। और साथ ही साथ जब स्पेशल मैरिज एक्ट आया था इससे ठीक एक साल पहले, स्पेशल मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें 1954 में, इसमें भी सेम चीज कही गई थी कि बॉयज की एज जो होनी चाहिए वो 21 और गर्ल्स की जो मिनिमम एज होनी चाहिए 18। तो अब आपके सामने ये बात तो क्लियर हो गई कि व्हेन इट वाज इंप्लीमेंटेड, कब इसे लागू किया गया। तो एज क्राइटेरिया लागू कब किया गया, तो आपको यहां दो चीजें देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट विल हैपन इफ वी नॉट फॉलो, तो एक चीज समझिएगा कि अभी जो आपका यूनियन कैबिनेट ने जो फैसला किया है कि हम 21 साल करने जा रहे हैं, तो इस बात के लिए हम आपको एक साल पीछे ले जाएंगे, जस्ट 1 ईयर पहले आज से लेकर के जाएंगे, जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह अनाउंसमेंट किया था कि हम महिलाओं और माताओं एवं बहनों के लिए हम एक अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं, हमारी सरकार एक अच्छा कदम उठाने जा रही है और हम इस बात के पक्ष में है कि हम उनकी शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ाएं। अब इसके पीछे भी एक कारण है, साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं यहां पे इस कारण के साथ साथ क्रिटिसिज्म का, सोसाइटी के एक मार्जिनल सेक्शन का, और उसके बाद सोसाइटी में रहने वाले उन सारे तबकों के बारे में जो किसी न किसी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन सब के बारे में देखेंगे कि इसका क्या असर हुआ है। पहले चीज, अब यहां पे आपके पास आता है व्हाट विल हैपन इफ वी नॉट फॉलो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर शादी करता है तो शादी सिर्फ सोसाइटी के 10 लोगों को बैठा करके अग्नि के साथ फेरे ले लेने से और नेसेसरी रिचुअल्स को फॉलो कर लेने से आप सोसाइटी की नजर में आपकी शादी होती है, लेकिन कानून की नजर में आपकी शादी को तभी वैलिड माना जाता है जब आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट हो। अब ये मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कहां से, तो ये मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलेगा मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से। आपको वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मैरिज सर्टिफिकेशन लेने के लिए, मैरिज को सर्टिफाइड कराने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के यहां आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और एक पर्टिकुलर डेट में आपको कॉल किया जाएगा, फिर वहां पे वेरिफिकेशन होगी। अब सिंपली समझिए कि अगर आपने शादी कर लिया और आप गए मैरिज सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रार के यहां, अब वो रजिस्ट्रार जो है आपसे मांगेगा आयु का प्रमाण पत्र, यानी एज सर्टिफिकेट। एज सर्टिफिकेट का जो क्राइटेरिया है अगर उसमें देखा जाएगा, सबसे पहले अगर एज क्राइटेरिया जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रावधान है, सर्टिफिकेशन का जो प्रावधान है, यानी कि प्रमाण पत्र देने की जो बात आती है, वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत आती है। उसी प्रावधान के अंतर्गत आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। लेकिन आप एक चीज यहां पे समझ करके देखिए कि अगर आपने, पहले ही मैंने बताया कि यहां पे हिंदू मैरिज एक्ट में बॉयज के लिए 21 और गर्ल्स के लिए 18 है,
अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो देन वेल एंड गुड, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो देन, तो जब आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो और वहां पे जो आपने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसके आधार पर रजिस्ट्रार आपकी शादी को कैंसिल मानेगा और आपको चाइल्ड मैरिज का हकदार मानेगा। और चाइल्ड मैरिज की अगर हम बात करें तो चाइल्ड मैरिज अपने इंडिया में इलीगल है, प्रोहिबिटेड है। तो आपको प्रोहिबिशन को अलाउ करने की अगर हम बात करें कि आपने इस चीज को किया है, इसलिए आप एक पनिशेबल ऑफेंस करते हो यहां पे और आप सजा के हकदार होंगे। अब यहां पे बात आती है, अब आप यहां पे अगर देख रहे होंगे कि हाउ विल गवर्नमेंट नो दैट द मैरिज डन इज लीगल और चाइल्ड मैरिज, तो अब आपके पास ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब गवर्नमेंट के पास जब डेटा अवेलेबल रहेगा मैरिज रजिस्ट्रार के पास से आपके सर्टिफिकेशन का, मैरिज सर्टिफिकेशन का, तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगी कि क्या आप शादी जो किए हो वो लीगल है या इलीगल है, चाइल्ड मैरिज किए हो या नहीं किए हो। तो मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से जाने वाला हर सर्टिफिकेट का डिटेल, हर रजिस्ट्रेशन का डिटेल गवर्नमेंट के पास, मैरिज रजिस्ट्रार का अगर हम बात करें, ठीक है, मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से जाने वाला हर एक डिटेल गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। आप उसके आधार पे यह कहा जा सकता है कि आपने बाल विवाह किया है या आपने इलीगल शादी की है, बोथ आर सेम ना। और अपने यहां बाल विवाह तो प्रोहिबिटेड है, तो आप सजा के हकदार होंगे। आपको ये तीन चीजें अभी तक क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप ये चीज, आप होप सो कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज हमने बोला कि कब इंप्लीमेंट किया गया, तो इंप्लीमेंटेशन बता दिया। अगर हमने फॉलो नहीं किया तो हमने नहीं फॉलो किया तो क्या होगा, हमने नहीं फॉलो किया तो हम सजा के हकदार होंगे। गवर्नमेंट को कैसे पता चलती है? तो जब हम रजिस्ट्रार के यहां जाते हैं तो रजिस्ट्रार के यहां जो रजिस्ट्रेशन होता है, सर्टिफिकेशन होता है, उसके आधार पर गवर्नमेंट को पता चलती है कि कितनी शादियां लीगल हुई और इलीगल हुई। अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट दैट मैरिज विच इज डन इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। उस सोसाइटी में जहां हम रह रहे हैं उसके सामने जिस शादी को हमने किया है, अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, 100 लोग वहां पे मौजूद हैं, उस शादी को फिर क्या कहेंगे? तो जनाब एक चीज को समझिए, यहां पे आपने जो शादी किया है सोसाइटी के सामने, उस शादी का कोई भी ऑथेंटिकेशन लीगल रूप में नहीं है। आप इस चीज को माइंड में रखिए कि लीगल ऑथेंटिकेशन उस शादी का नहीं है। और आप इसके तहत, बाल विवाह के तहत अगर हम बात करें तो बाल विवाह प्रोहिबिशन के अगेंस्ट में आप आएंगे और बाल विवाह किए हैं ऐसा मानते हुए आपको सजा दी जा सकती है, आपको सजा दी जा सकती है। तो अब ये चीज क्लियर हो गया कि आपने सोसाइटी के सामने सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हुए शादी की, तो उसका क्या? तो आपने जो शादी की उसका कोई मतलब नहीं है, आप बाल विवाह किए हैं कानून की नजर में। भले ही वहां पे 50 लोग बैठे हों, वो लोग भले ही आपको बोल दे कि आपकी शादी यहां वैलिड है, बट कानून की नजर में यह शादी इलीगल है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास आता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 में लाया गया, 1955 में लाया गया, क्या सारी शादियां इसी एक्ट के तहत होती है? नहीं। आंसर जो है इसका, आंसर है नहीं। सारी शादियां भारत में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं होती। भारत में मैरिज जो होती है वो 3 एक्ट के तहत होती है। टोटल 3 एक्ट्स हैं। पहला एक्ट है आपका हिंदू मैरिज एक्ट जो कि 1955 में आया। दूसरा जो है आपका, अगर हम बात करें, दूसरा जो है वह है आपका स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि 1954 में आया। तीसरा जो है वह है इस्लामिक मैरिज कोड, ठीक है, इस्लामिक मैरिज कोड। अब ये 3 टाइप की शादियों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहां अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो उनके लिए डिफरेंट चीजें लाई गई हैं। हमारे यहां हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ध्यान से समझिएगा कि जब हिंदू मैरिज एक्ट आया है, इसमें बॉयज का और गर्ल्स का एक पार्टिकुलर एज क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी आएंगे, तो स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है कि अगर आप अंतर जातीय विवाह करते हैं, इंटर रिलेशन, अगर इंटरकास्ट इंटर रिलेशन मैरिज करते हैं जो आप सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपकी सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंस है, तो इस केस में भी आपको बॉयज और गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया डिफाइंड है। और अगर आप अंतर जातीय विवाह करते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दिया जाता है। अब बात करें हम इस्लामिक मैरिज कोड की, तो इस्लामिक मैरिज कोड की अगर हम बात करेंगे तो इस्लाम में यह माना जाता है कि जब लड़की की उम्र 14 साल 15 साल होती है तो प्यूबर्टी आने के बाद, यानी कि यौवनावस्था आने के बाद, उसको शादी का न्यूनतम क्राइटेरिया माना जाता है इस्लामिक कोड में। तो इस्लामिक कोड का जो, अब यहां सिंपली समझिएगा कि इस्लामिक कोड का जो क्राइटेरिया प्यूबर्टी का है
प्यूबर्टी का है, यौवनावस्था की है, यहां पे एज कब आ गई? यहां पे एज आ गई 15। यानी कि इस्लामिक मैरिज कोड के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इस्लामिक मैरिज कोड में पहली चीज देखने को सामने मिलती है कि इनका एज क्राइटेरिया बन जाता है, न्यूनतम उम्र बन जाता है 15 साल। अब यहां पे यह चीज आपके माइंड में आएगा कि जब हिंदू मैरिज एक्ट है तो समानता क्यों नहीं? और ये कैसा सिचुएशन है, ये कैसा सिस्टम है कि जहां पे किसी लड़की के प्यूबर्टी को, यौवनावस्था को, उसका वयस्कता को मान लिया जाता है, उसके शादी की एज क्राइटेरिया को डिफाइन कर दी जाती है। तो अब यहां पे समझिएगा कि समानता क्यों नहीं, समानता क्यों नहीं? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा यहीं पे कि समानता क्यों नहीं, इक्वलिटी क्यों नहीं? तो सिंपली एक चीज और समझिए, अगर आप भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा जानते होंगे तो आपको वहां पे एक चीज पता चलेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 कहता है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 जो है भाग 4 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है कि राज्यों का कर्तव्य होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा? जब सबकी विचारधारा एक जैसी होगी। जब विचारधारा ही एक जैसी नहीं होगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां से आएगा? तो जब, अगर आप इस बिल की बात करें, यानी 21 वर्ष वाली बात लागू कर दी जाती है, सिंपली समझिएगा 21 वर्ष को अप्रूवल मिल जाता है कैबिनेट के द्वारा, और साथ ही साथ इसमें चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, और साथ ही यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा, तो भारत के जितने भी मैरिज एक्ट है सब स्वतः समाप्त हो जाएंगे और एज क्राइटेरिया लागू हो जाएगा 21 इयर्स। सारे सिटीजन के ऊपर, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के ऊपर 21 साल की न्यूनतम उम्र जितनी भी लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए स्वतः लागू हो जाएगा। अब अगर हम यहां पे बात करें, अब हम यहां पे अगर बात करें कि तो क्या ये सारी चीजें पॉसिबल है? बिल्कुल। अभी कैसे पॉसिबल है? तो यूसीसी तो पॉसिबल नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो पॉसिबल नहीं है। अब हम यहां पे देखेंगे कि अगर सहमति हो जाती है कैबिनेट की, अगर कैबिनेट उसको अप्रूव कर देता है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर देता है, तो क्या ये लागू हो जाएगा? तो अब बात आती है कि जैसे अगर मान लो कि ये कैबिनेट अगर अप्रूव कर दिया, कैबिनेट अप्रूव कर दिया कि ये एज क्राइटेरिया बढ़नी चाहिए, तो बिल्कुल अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब इसके लिए संशोधन की जाएगी। कहां पे? कहां पे? पहली चीज हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, और इसके बाद आपका टोटल चाइल्ड मैरिज की बात, जो प्रोहिबिशन की बात आई है उसमें। अब हम आपको लेके चलते हैं दो फैक्ट के ऊपर, ठीक है? अब हम आपको लेकर के चलते हैं दो फैक्ट के ऊपर, ठीक है? दो फैक्ट के ऊपर लेकर के चलते हैं और ध्यान से समझिएगा फैक्ट के बारे में, ध्यान से समझिएगा फैक्ट के बारे में। पहला तथ्य क्या है? पहला फैक्ट क्या है हमारा? कि पहला फैक्ट यह है कि अगर हम कम उम्र में शादी करते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है? पहली चीज तो हमने समझ लिया कि अगर यूनियन इसके ऊपर लागू करती है, यूनियन कैबिनेट अगर राजी हो जाती है, सहमति जता देती है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो अगर सहमति जताती है तो सहमति जताने के बाद उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए लाना पड़ेगा चाइल्ड का, जितने भी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है और स्पेशल मैरिज एक्ट है, जहां भी इन तीन क्राइटेरिया को रखा गया है वहां पे संशोधन करनी पड़ेगी। और संशोधन करने के लिए संसद में बिल पास करना पड़ेगा, संसद में एक संशोधन के लिए कानून बनाया जाएगा। अब सिंपली इस तरीके से समझिएगा फर्स्ट फैक्ट के बारे में जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया। सेकेंड फैक्ट की तरफ हम अगर जाते हैं तो यहां पे आपको आता है कि क्या कम उम्र में शादी करना प्रॉब्लम है, समस्या है? इस चीज को समझिए। अब हम इसको बैकग्राउंड की तरफ आपको लेके चलते हैं, बैकग्राउंड की तरफ लेकर के चलते हैं, और इस बैकग्राउंड को ध्यान से समझिएगा कि बैकग्राउंड की तरफ हम जाने से पहले सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि भारत में सबसे पहले 1929 में मैरिज एक्ट आया था, ठीक है, जिसका नाम था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट, और ये शारदा एक्ट जो है यही बाद में आपका चाइल्ड रिस्ट्रेनमेंट एक्ट बन गया, रिस्ट्रेंट एक्ट बन गया, ठीक है? चाइल्ड मैरिज CMRA, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बन गया। अभी देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये अभी ब्रिटिश इंडिया है, अभी ब्रिटिश भारत में 1929 में शारदा एक्ट लागू हुआ था, जिसके तहत न्यूनतम उम्र जो है
उसको रखा गया 15 वर्ष। महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। और पुरुषों के लिए रखा गया 18 वर्ष। पुरुषों के लिए रखा गया 18 वर्ष। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। अब सिंपली समझिएगा, यही शारदा एक्ट बाद में जोशी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, जोशी समिति के रिकमेंडेशन पर ये जो एक्ट है ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बन गया। ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है इसी को 1978 में संशोधन किया गया। 1978 में संशोधन किया गया सेम सेक्शन को रखते हुए। बस चेंजेस कहां देखने को मिले तो एज क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया। एज को चेंज कर दिया गया समय समय पर महिलाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए, मातृत्व शिशु के मृत्यु दर को कम करने के लिए, रेट को कम करने के लिए इस चीज को टाइम टू टाइम संशोधन करके एज को बढ़ाया जाता रहा है। अब सिमिलरली आप इस तरीके से समझिए कि अभी आपको मैंने बोला कि इज देयर एनी प्रॉब्लम इन मैरिज ड्यूरिंग द माइनर एज? यस, बिल्कुल। कैसे? आप समझिए, मानना यह होता है लोगों का, ऐसा माना जाता है कि अगर चाइल्ड मैरिज कर दिया जाए, अगर कम उम्र में शादी कर दी जाती है, तो ये ऐसी मानसिकता है, ऐसा माना जाता है कि अभी तक महिला जिसकी शादी हुई है, जो बहू है, जो बधू है, वो अपने आप में परिपक्व नहीं है। इट मींस उसको अभी न्यूट्रिएंट उतना नहीं मिला है। न्यूट्रिशंस की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशंस उसके शरीर में नहीं है, और वो मां बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं माइनर एज में। क्योंकि मिस्टेक्स अगर हम देखें तो माइनर एज में मां बनने के चांसेस बढ़ गए, मां का शरीर परिपक्व नहीं है, और उस दौरान गर्भस्थ शिशु में न्यूट्रिशंस की कमी आ जाती है, और न्यूट्रिशंस की कमी आने के कारण बच्चा मेल फंक्शन की अगर हम बात करें, मेल न्यूट्रिशन की बात करें, कुपोषण का शिकार हो जाता है। और माता में न्यूट्रिशन की कमी के कारण माता को एनीमिया हो जाता है, और प्रसव के दौरान माता की मृत्यु हो जाती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अब इस सिचुएशन में अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहीं पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो बढ़ जाता है। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज कर जाता है। इन्फेंट अगर हम बात करें, शिशु मृत्यु दर की बात करें, तो वो भी इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब माइनर एज में शादी करने के सबसे बड़े रीजंस क्या है? अगर माइनर एज में शादी करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, और सरकार क्या चाहती है कि पूरे विश्व में हमें भी अपनी रैंकिंग बढ़ानी है। तो हम अपनी रैंकिंग जब अच्छी चीजों में रहेंगी तभी तो अगर किसी देश में ये सारे रेट अगर ज्यादा है तो कैसे हमारी रैंकिंग अच्छी होगी? तो इस रेट को कम करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए, परिवार स्वास्थ्य के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए भारत सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप की योजनाएं चलाई जाती हैं। अब यहां पे देखिए कि इस मोर्टेलिटी रेट में कमी कैसे लाएंगे? तो आपने इतने सारे स्कीम्स चला दिए, इतने सारे प्लान ला दिए, मिड डे मील ला दिए, ये ला दिए, वो ला दिए, लेकिन उसके बाद भी इस डेटा में कमी नहीं हो रही है। और इस डेटा में कमी नहीं होने के पीछे कारण क्या है? तो इस डेटा में कमी नहीं होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है अवेयरनेस, जागरूकता। समाज के कुछ डिफरेंट सेक्शंस की अगर हम बात करें जो किसी न किसी रूप से पिछड़े हैं, वहां पे अवेयरनेस नहीं है, और ये सबसे बड़ा रीजन है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि क्या कम उम्र में शादी करने के प्रॉब्लम है? तो बिल्कुल है, बिल्कुल है, यहां से आपको मिल गया होगा। साथ ही साथ हमने आपको यहां बताया शारदा एक्ट के बारे में, और शारदा एक्ट जो है बाद में यही चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बन गया। 1978 में इसको संशोधित कर दिया गया, और जैसे ही संशोधन के बाद 18 और 21 का एज आया, 18 वर्ष और 21 वर्ष चेंज किया गया। इसके बाद वर्ष 2006 में यहीं पे आपका चाइल्ड, अब बात करें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया, PCMA आता है 2006 में। और इस PCMA में भी आपको एक चीज मेंशन किया जाता है, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए 21 वर्ष। तो जैसे ही ये चीज आप देखोगे तो आपको 3 जगह पे क्लियर होता है, जहां पे ये 3 चीजें बोली गई हैं, 18 वर्ष 21 वर्ष, 18 वर्ष 21 वर्ष, 18 वर्ष 21 वर्ष, 3 जगह बोली गई। स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, यानी कि बाल विवाह निषेधाज्ञा के कारण, निषेध कानून के तहत यह चीज मेंशन कर दी गई।
अब सोचिए कि कैबिनेट अगर अप्रूव करती है, संशोधन भी हो गया, संसद में कानून के संशोधन के लिए एक संशोधन कानून भी आ गया, कानून संशोधन के लिए एक कमेटी भी बना ली गई। अब वहां पे इनको 3 जगह पे संशोधन करना पड़ेगा। कहां पे? पीसीएमए में, हिंदू मैरिज एक्ट में और स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो अब यहां पे आपको 2 चीजें रिलेटिवली क्लियर हो गई। एक तो आपका बैकग्राउंड क्लियर हो गया, दूसरी चीज माइनर एज में शादी करने के क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, इस चीजों के बारे में हो गई। चलिए मान लिया ये बिल पास हो गया, ठीक है। अब ये मान लिया हमने ये बिल पास हो गया, तो बिल पास होने पे इसका विरोध हो रहा है। चर्चा में क्यों था, आपको 2 फैक्ट हमने बता दिए। अब विरोध हो रहा है, तो विरोध हो रहा है, पास हो रहा है, ये बिल पास हो रहा है, विरोध क्यों हो रहा है? तो विरोध के भी 2 तथ्य हैं। पहली चीज आप समझिएगा, अगर आपने इस बिल को लाया, अगर आपने इस बिल को लाया तो इस बिल के विरोध के कारण भी आप ही हैं, इट मीन सरकार है। क्यों सरकार है? समझिएगा इस चीज को, समझिएगा इस चीज को कि सरकार इस विरोध की वजह सरकार ही क्यों है। तो फैमिली वेलफेयर के द्वारा अगर हम बात करें, राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होता है। उस रिपोर्ट में कहा यह गया है कि 2015 से 16 तक के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में 27% बाल विवाह हुए हैं। इसका मतलब है कि 27% लड़कियां ऐसी हैं, बहुएं ऐसी हैं जो बाल विवाह है, माइनर में है, माइनर कैटेगरी में आती है। और 2019 से 20 का जो डेटा आया है उसमें कहा यह गया है कि 2019 से 20 में बाल विवाह होने वाले की संख्या 23% है। अब आप समझिएगा कि 2015 के डेटा के अकॉर्डिंग 2015-16 में जो रेट 27% है, 2019-20 में यह रेट हो जाता है आपका 23%। अब ध्यान देने वाली बात है, माइनर सी चीज है कि आप अपने डेटा में कैसे फंस गए हैं, आप अपने डेटा में किस तरीके से फंसे हैं, इस बात के बारे में। तो 2015 से 16 की अगर हम जो डेटा देख रहे हैं, 2015-16 के डेटा के साथ 2019-20 का डेटा अगर हम देखें, 2020 के डेटा तो 27 से 23 पर पहुंचा है, ये 27 से 23 पर आया है। तो अगर जो हमारे यहां एज है वो है अभी 18 और 21, तो 18 और 21 के एज में जब आपके यहां क्राइटेरिया फुलफिल होता है, उसके बाद भी बाल विवाह 23% और 27% है, तो आप एज को कम करने के बजाय बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो इससे चीजें किस हद तक आगे बढ़ेंगी? क्या ये एक चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग टास्क नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि आप स्थिति में सुधार करने की बात कर रहे हो और इससे स्थिति खराब हो जाएगी? तो यहां पे इसलिए विरोध का कारण बनी हुई है कि आप जिस तरीके से डेटा में कमी लाना चाहते हो, यानी कि ये डेटा जो है उसमें कमी लाना चाहते हो, लेकिन एक साइड से आप उम्र बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या आप खुद अपने आप के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्टेटस खड़ा नहीं कर रहे हो? क्या आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क नहीं हो जाएगा आने वाले टाइम में? आप इतने सारे स्कीम्स चला रहे हो, उसके बाद भी हालात ऐसे हैं, तो क्या इसका गारंटी है कि चीजों को ठीक कर लेंगे? तो ये आपका विरोध का सबसे बड़ा कारण है कि इन्हीं का डेटा जो है विरोध का सबसे बड़ा रीजन बन चुका है। अब दूसरी तरफ ये देखते हैं हम सोसाइटी के बारे में। अब सिंपली ये चीज समझिएगा कि क्रिटिसिज्म सोसाइटी का किस तरीके से है। तो परिवार कल्याण मंत्रालय की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा एक सर्वेक्षण की अगर हम बात करें, नेशनल फैमिली एंड प्लानिंग एक्सपर्ट जो होते हैं उन सब की बात करें, बाल एवं महिला अधिकार की बात करने वाली जितनी भी एक्टिविस्ट होती हैं उनकी बात करें, तो वो इसके फेवर में नहीं है। उनका मानना यह है कि अगर आप एज को बढ़ाते हैं, इट मींस कि भारत में एक मास पोर्शन को आप इलीगल शादी की तरफ धकेल रहे हैं, आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं इलीगल शादी की तरफ। तो अब इस क्रिटिसिज्म के बाद हम सोसाइटी के क्रिटिसिज्म की अगर बात करें, तो सोसाइटी में देखिएगा कि बहुत सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मार्जिनल सोसाइटी से बिलोंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं। उन सोसाइटी में बिलोंग करने वाले लोग हैं जो किसी न किसी कारणवश पिछड़े हैं, उनके ऊपर उनके लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य यह होता है कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को 18 साल तक परवरिश करना, एजुकेशन देना, पालन पोषण करना, उनके स्वास्थ्य का देखभाल करना एक चुनौतीपूर्ण टास्क है, ये ऐसा उनका मानना है। अब सोचिए, इसी बीच में आप ये बिल अगर आप लाते हो तो आप उनको ये कैसे भरोसा दिलाओगे कि ये चीजें उनके लिए सही साबित होंगी? ये चीजें कैसे साबित हो सकती है उनके लिए सही? दूसरी चीज, अभी तक वो 18 साल तक जो परिवार वेट कर रहा है कि 18 साल होगा तो हम उसको शादी करेंगे, उसी बीच में आपने 21 साल कर दिया। अब 21 साल आपने एज कर दिया, अब उसको 3 साल की फिक्र और बढ़ जाएगी। तो वो व्यक्ति जो है
अपनी शादी, अपनी बहन बेटियों की शादी जो है 18 साल में करना चालू करेगा। आपने लॉ बना दिया है 21 साल का, तो समाज का जो एक तबका है, समाज जो है डिवाइड हो जाएगा। और समाज में जो लोग 21 वर्ष में शादियां कर रहे हैं वो उस व्यक्ति को, उस समाज को, उस सेक्शन को हीन भावना से देखेगा। और हीन भावना से देखने के बजाय उसके साथ साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस समाज के साथ प्रॉब्लम यह होगी कि आप सबको समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, लेकिन मुख्य धारा में जोड़ने के बजाय अपोजिट सेक्शन में चले जाएगा। उनका जुड़ाव नहीं होगा, उनका बहाव होगा, मुख्य धारा से बहकर के वो किसी और धारा में चले जाएंगे। ये सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरे फैक्ट की अगर हम बात करें, क्रिटिसिज्म की ही बात कर रहे हैं, तो दूसरा फैक्ट है हमारे पास डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंटल की बात करें, विकास की बात करें, विकासनिगत नीति की बात करें, तो सिंपली सोच करके बताइए कि सरकार जो है इतना बड़ा नीतिगत बदलाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस नीतिगत बदलाव से सरकार ने कभी यह सोचा कि इसका इफेक्ट किस किस सेक्शन पे पड़ेगा? आप सिंपली यहां हमारे साथ, आप सब लोग, मैं, आप, आपके आसपास के लोग, उनके पास बहुत सारे मीडियम हैं, संचार के, कम्युनिकेशन के माध्यम हैं, जिसके तहत सरकार ने आज नीति लाई, तो आपको पता चल गया। आप जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो भारत के सुदूर कोने में बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। आप उन लोगों के बारे में सोच कर देखिए जिनके पास मीडियम नहीं है कोई, की क्या चीजें चल रही हैं भारत के अंदर कौन कौन सी नीतिगत बदलाव हो रहे हैं, क्या पॉलिसीज आ रही है, स्कीम्स आ रही है, इसके बारे में उनको नहीं पता है। आप तो चलो डेली का न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, डेली आपको वीडियो के थ्रू अपडेट मिल रहा है, तो आप इन चीजों को देख करके समझ पा रहे हो। लेकिन जिनके पास साधन नहीं है, और अगर है तो वो उतने जागरूक नहीं है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उस केस में तो जो परिवार अपने घर में अपनी बहन और बेटी की शादी के लिए 18 साल का इंतजार कर रहा है कि चलो 18 साल पूरा होगा और हम अपनी बहन बेटियों की शादी करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? आपने 21 साल कर दिया है तो पूरा का पूरा उसकी शादी जो है इलीगल हो जाएगी आपके कानून के अकॉर्डिंग। तो क्रिटिसिज्म का पार्ट यह है कि यह शादी 18 साल में अगर वो कर देता है व्यक्ति, जो परिवार दूर में बैठा है, जिसको नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और आप 21 साल का पैमाना रखे हो, मेजर रखे हो, तो क्या यह चीज सही है? क्या यह सही है क्या? तो उस व्यक्ति के लिए यह कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि उसके घर परिवार में रहते हुए उसकी शादी इलीगल हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के अस्तित्व पे खतरा हो जाएगा, महिलाओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे, उनके अस्तित्व के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरीके से समझिए कि जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनने 18 साल की उम्र में शादी कर ली और आपने क्राइटेरिया रखा है 21 साल का। अब शादी करने के बाद भगवान न करे कि उनके लाइफ में कुछ अनसर्टेनिटी हुई, अब वो लड़की 3 साल तक, वो जो बधू जो है 3 साल तक वेट कर रही है कि जब हम 21 के होंगे तो मैरिज रजिस्ट्रार के यहां जाकर के सर्टिफिकेशन लेंगे। अब इसी बीच उसके लाइफ में ऐसा ना हो, लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, तलाक की सिचुएशन बन जाती है, तब उस महिला के अस्तित्व पे खतरा बन जाएगा, महिला का अस्तित्व नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी उसकी पूरी जिंदगी। आप उस लड़की के बारे में सोचिए कि जो इंतजार कर रही है पिछले 3 सालों से कि हमारा मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा, और अगर इसी बीच में कुछ घटना घट जाती है तो फिर उसका क्या होगा? उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? दूसरी चीज, आपने इतना अगर व्यापक नीति की अगर हम बात करें, इतना नीतिगत सिद्धांतों के बारे में बात करें, तो आप बदलाव करना चाहते हो, दैट्स गुड। लेकिन इस बदलाव से पहले आपको चाहिए कि अवेयरनेस फैलाएं। समाज के हर वर्ग में आपको अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। अब बिल्कुल फैलाइए ना, एडवर्टाइजमेंट कराइए। आप एडवर्टाइजमेंट कराने के बाद अगर आप इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो किसी हद तक आपके टारगेट को अचीव करने में इसमें फायदा होगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आपकी किसी के पास अवेयरनेस नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति जो 3 साल तक शादी का वेट किया है, 3 साल से रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहा है, सर्टिफिकेशन का वेट कर रहा है, कोई व्यक्ति उसको तलाक दे दिया, तो क्या उस महिला के हालात के जिम्मेदार आप होंगे? जरा सोचिए। इसलिए इस नियम को लाने से पहले आपको अवेयरनेस लाने की ज्यादा जरूरत है। आपको अवेयरनेस लाइए, एडवर्टाइज कराइए इस चीज के बारे में, लोगों को जागरूक कीजिए। हर समाज के, हर एक वर्ग के, हर तबके के लोग को इसको जागरूकता देनी होगी, और इसके थ्रू अवेयरनेस अगर फैलेगा तब जाकर के आप इस लॉ को, आप इस चीज को, संशोधन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये हमारा राय था, और होप सो कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मैरिज एक्ट लागू कब हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट क्या है,
स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। साथ ही साथ एज का क्राइटेरिया कहां से शुरुआत हुआ, किस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट किया गया, धीरे धीरे सोसाइटी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, विरोध क्यों हो रहा है, विरोध होने का मेन रीजन क्या है, और उसका महिलाओं के अगर सम्मान की बात करें, गरिमा की बात करें, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा और सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होगा। इन सारी चीजों को आप भली भांति जान गए होंगे, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आपका क्या थॉट है, आप इस बिल के मामले में, आप इस नीति के लिए, आप इस बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच।